नमस्कार शिक्षक मित्रों। यह जो आदेश है ये कैचअप शिक्षण का आदेश है। क्या है कैचअप शिक्षण, जो कि रेमडियल के समान ही है। तो ये इसके क्रियान्वयन से पहले इस आदेश को समझना भी आवश्यक है। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम इस आदेश को ध्यान से पढ़ते हैं। ये 12 जून 2026 का आदेश है। इसमें लिखा हुआ है वो देखिएगा ध्यान से। ये चीज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं NCF-SE 2023। NCF मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एंड SE माने सेकेंडरी एजुकेशन 2023 के अनुरूप प्रत्येक विद्यार्थी को उसे सीखने के स्तर यानी कि उसका जो लर्निंग लेवल है उसके अनुसार शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। लेकिन क्या हुआ कि जब विभिन्न टेस्ट हुए, जैसे NTA सारे कई टेस्ट हुए, तो उनसे पता चला कि हमें नियमित शिक्षण के बाद भी कुछ छात्र जो हैं वो दक्षताओं से पीछे रह जाते हैं और उनमें क्या होता है, लर्निंग गैप उत्पन्न होता है। अगर हम ध्यान ना दें तो लर्निंग गैप क्या है, ये बढ़ता चला लर्निंग गैप बढ़ता चला जाता है, अंतराल क्या है, बढ़ता चला जाता है। तो इस लर्निंग गैप को कम करना बहुत आवश्यक है। देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिएगा आप लोग, विद्यार्थियों के आत्मविश्वास एवं शैक्षिक संप्राप्ति स्तर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसका किसका, इसका मतलब लर्निंग गैप का है ना। बच्चा के वो देखेगा क्लास के अंदर कुछ बच्चे बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, वो नहीं बोल पा रहा है, तो उसका आत्मविश्वास की कमी होगी। तब ये आवश्यक है कि अधिगम अंतराल यानी कि लर्निंग गैप को कम करने के लिए विद्यालय स्तर पर सुनियोजित, व्यवस्थित, परिणामों उन्मुख यानी कि सुनियोजित, हमें सीधा उसका योजना बना रखी हो और उसका व्यवस्थित हो कि कैसे आज क्या करना है, अगले दिन क्या करना है हमको, और उसका परिणाम क्या हो। यानी कि 3 बातें हैं, सुनियोजित, व्यवस्थित, परिणामों उन्मुख। परिणाम प्लस उन्मुख, परिणाम की ओर हमें परिणाम प्राप्त हो। तो ऐसी शैक्षिक रणनीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, जिससे क्या हो कि लर्निंग गैप कम हो जाए। चलिए आगे देखते हैं हम। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कैचअप शिक्षण प्रारंभ किया गया है। इसकी रणनीति क्या है, जरा ये देखिएगा ध्यान से, जरा बहुत बहुत ध्यान से। ये दिया हुआ है पुनरावृत्ति शिक्षण अभियान। ये देखिएगा, महा जुलाई 2026 में सभी छात्रों के लिए आधारभूत भाषाई गणितीय दक्षताओं हेतु 15 दिवसीय पुनरावृत्ति शिक्षण कार्यक्रम का संचालन होगा। 15 दिन का होगा प्रोग्राम। ये कौन सा, जुलाई माह में। आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, जुलाई माह में होना है 15 दिन का, यानी कि 15 जुलाई से स्टार्ट होना है। और 15 दिन का हम ये रखा गया क्योंकि डेट तो इसमें कहीं नहीं है, लेकिन मतलब समझ लीजिएगा क्योंकि अब 15 तारीख आने वाली है। फिर इसके बाद की बात देखते हैं हम लोग। प्रतिदिन 20 से 30 मिनट का नियमित कैचअप शिक्षण होना है। ठीक, दैनिक शिक्षण प्रतिदिन 20 से 30 मिनट का नियमित शिक्षण करना है। जो हम नियमित रूप से जो पढ़ा रहे हैं उसमें हमें करना क्या है, उस शिक्षण योजना में इसका पालन, इसको समावेश करना है कैचअप शिक्षण का। और हमें करना क्या है कि जो हम पढ़ा रहे हैं 15 दिवसीय पुनरावृत्ति शिक्षण में, तो उसका साप्ताहिक आकलन करना है। ये देखिएगा, ठीक, साप्ताहिक आकलन हर सप्ताह, कितने सप्ताह मिलेंगे, 2 मिलेंगे। आकलन करा हमने, उस आकलन के आधार पर हम निश्चित करेंगे कि किन विद्यार्थियों के साथ कैचअप शिक्षण की रणनीति के अंतर्गत कार्य किया जाना है। ये ध्यान रखिएगा, इस वर्ड को फिर से सुनिएगा ध्यान से जरा। प्रतिदिन 20 से 30 मिनट का नियमित कैचअप शिक्षण। फिर क्या करना है हमको, दैनिक शिक्षण योजना का अनुपालन करते हुए उनका आकलन करना है हमको साप्ताहिक, और आकलन के आधार पर निश्चित किया जाएगा किन विद्यार्थियों के साथ कैचअप शिक्षण की रणनीति के अंतर्गत कार्य किया जाना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और किन विद्यार्थियों के लिए दैनिक शिक्षण योजना के अनुसार कार्य किया जाना है, और तदनुसार शिक्षक द्वारा विकसित कार्य योजना के अनुसार अगस्त 2026 से जनवरी 2027 तक निर्धारित कालांश में, देखेगा ये चीज, ये क्या लिखा हुआ है, 2026 से जनवरी 2027 तक। यानी कि यहाँ ये बात समझिएगा कि हम बच्चे का क्या करेंगे, बेसलाइन असेसमेंट करके ऐसे ग्रुप A और B में बांट लेंगे। तो जो ग्रुप B के बच्चे जो होंगे
जो कैचअप शिक्षण के लिए यानी कि रेमेडियल के लिए इन बी का काम कर लिए यूज़ करेंगे, मतलब बी के जो बच्चे हैं इन लोगों को हम ये रेमेडियल यानी कि कैचअप शिक्षण देंगे। और ए के लिए ये है, देखिए ये ए के लिए ये लिखा हुआ है, ये दैनिक शिक्षण योजना के अनुसार किसके लिए कार्य किया जाना, ए समूह के लिए। और बी के लिए क्या काम करा जाना है, कैचअप शिक्षण। चलते हैं हम लोग अब कैचअप शिक्षण करना क्या है, कौन कौन सी विधियां, ये विधियां दी हुई है, ये देखिएगा। इस विधि में क्या दिया हुआ है, पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों से जोड़कर शिक्षण करना है। नई अवधारणाओं को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से, दैनिक जीवन, स्थानीय अनुभव से जोड़ के हमें बताना है। अतः कैचअप शिक्षण को स्थानीय परिवेश, उदाहरण, दैनिक अनुभव से जोड़ते हुए संचालित करना है। यानी कि ग्रुप बी के बच्चों के लिए, वैसे आवश्यक तो सभी के लिए होता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है ग्रुप बी अर्थात कैचअप शिक्षण के लिए उपयुक्त बच्चों के लिए। तो ये चीज लिख रही है, ये स्थानीय परिवेश, उदाहरण और दैनिक अनुभव से जोड़ते हुए संचालित करना है। आगे चलते हैं हम लोग। टीचर लर्निंग प्रिंट सामग्री और शिक्षक डायरी का प्रभावी उपयोग। क्या यह टीचर लर्निंग मटेरियल, प्रिंट सामग्री और शिक्षक डायरी का प्रभावी उपयोग। तो कैचअप शिक्षण सत्र में शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करना है, और हमें मिली है ना, बिग बुक्स मिली है, वार्तालाप चार्ट, कहानी पोस्टर, लाइब्रेरी किताबें हैं, गणित किट है, इन सब का उपयोग करना है और शिक्षक डायरी का उपयोग करना है। अब शिक्षक डायरी में करेंगे क्या, जो शिक्षक डायरी दी हुई है ना, इसमें क्या करेंगे, इसमें जो भी आप कार्य करा रहे हो इसमें अंकित करोगे, आप दिखाओगे कि हाँ आज हमने ये कराना है, इस दिवस में ये पढ़ाएंगे हम। चलते हैं, चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, सरल से जटिल की ओर, यानी कि जो हम रणनीति ले रहे हैं, यानी कि यहाँ ये पॉइंट हम ये समझा रहे हैं कि कैचअप शिक्षण के दौरान हम कौन कौन सी रणनीतियों को अपनाएंगे। रणनीति मीन्स शैक्षिक रणनीति, सरल से जटिल वाली रणनीति अपनाएंगे। यानी कि पहले तो दो अक्षर के शब्द, भाषा की बात हो रही है, फिर छोटे वाक्य, उसके बाद अनुच्छेद। इसी प्रकार क्या हुआ, गणित में भी होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम करते हैं पांचवा पॉइंट जो दिया हुआ है, त्रुटि विश्लेषण और रचनात्मक प्रतिपुष्टि। देखिएगा ये लिखा हुआ है त्रुटि विश्लेषण। तो इसका मतलब ये दिया है यहाँ पर कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थी की त्रुटि का विश्लेषण किया जाए। भाई कॉपी हम चेक कर ही रहे हैं और उनको बताए, लेकिन हाँ उसका ये उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें ये पता चल जाए कि उसको कहाँ कठिनाई का अनुभव हो रहा है बच्चे को। उसके बाद हम उसे मौखिक एवं लिखित फीडबैक भी देंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं होगा कि ये गलत है। यानी कि हमें मालूम पड़ जाएगा कि बच्चा गलती कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसका कारण क्या है, ये हमें पता करना है और विद्यार्थी को समझाना है, जिससे विद्यार्थी के अंदर क्या हीन भावना ना उत्पन्न हो जाए। अब ये देखिएगा ये पॉइंट ये लिखा हुआ है, गलतियों को सीखने का अवसर बनाना। देखिएगा ये भाई गलतियां कर रहा है, यहाँ तो यही बात होगी ना एरर एनालिसिस में, कि गलतियां बच्चा कर रहा है तो उसको नेगेटिव रूप में ना लेके हम एक अवसर बनाते हैं कि वो गलतियों से सीख जाए। वो देखिएगा जरा, कैचअप शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को दंडित करना नहीं है, बल्कि उन्हें सीखने के अवसर के रूप में प्रयोग करना। ये देखिएगा गलतियां क्या है, सीखने के अवसर के रूप में। तो हम लोग क्या करेंगे, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की गलतियों को सुधारने में संवेदनशीलता और प्रोत्साहन का दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, ताकि विद्यार्थी आत्मविश्वास के साथ सीखने की प्रक्रिया में सहभागी बने। ठीक है ना, गलतियों को सीखने का अवसर। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, पॉइंट नंबर 7, मैं करूं, हम करो, तुम करो रणनीति। यानी कि ये कौन सी रणनीति है, ये इसे तो हम ये कहते हैं ना GRR, है ना, ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें सबसे पहले क्या चीज आती है, मैं करूं। मैं करूं मतलब अध्यापक करें, यानी कि टीचर मॉडलिंग, जिसे कि फिर इसके बाद क्या आता है, हम करें, यानी कि गाइडेड प्रैक्टिस। गाइडेड माने क्या होता है, निर्देशित, यानी कि छात्र को अध्यापक निर्देश कर रहा है कि यह काम करें, खुद भी करें साथ में बच्चे को भी कराएं। लेकिन थर्ड और इम्पोर्टेंट चीज ये आती, तुम करो, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। यानी कि जो छात्र है वो अपने मस्तिष्क का, अपने दिमाग का उपयोग करते हुए और स्वतंत्र रूप से सोचते हुए उस गतिविधि को करेगा। देखिए लिखा हुआ है ना, प्रश्न हल किया जाए और अंत में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से स्वयं प्रश्न हल करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, स्वतंत्र रूप से।
ठीक, उसका मस्तिष्क का विकास होना चाहिए। आइए 8वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट देखिएगा, पीयर लर्निंग, पेयर लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग। यानी कि क्या मतलब हुआ, समूह आधारित अधिगम के समुचित अवसर मिले, जिससे छात्रों में मिले आत्मविश्वास, सहभागिता, अवधारणात्मक स्पष्टता विकसित करने के लिए पीयर लर्निंग। यानी कि वो एक निपुण चैंपियन होगा, वो बच्चा जैसे पहले मॉनिटर की व्यवस्था ऐसी निपुण चैंपियन होगा, वो उस क्लास को सिखा रहा होगा। और पेयर लर्निंग आपस में मिल बैठ के आपस में सीख रहे होंगे, पेयर बना के। कोऑपरेटिव यानी कि पूरी क्लास आपस में सहयोग कर रही होगी, है ना। और इसमें अध्यापक क्या एक माध्यम है, तो ये बच्चे ही आपस में सीख रहे हैं एक दूसरे से। और क्या लिखा, सक्रिय रूप से सहभागी बने। पॉइंट नोट कर लिया, पेयर लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग। पेयर लर्निंग यानी कि निपुण चैंपियन जो एक छात्र जो है वो उनको संरक्षण कराए। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट को समझा रहा है, सिखा रहा है। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं, गतिविधि आधारित एवं खेल आधारित शिक्षण। क्या है, गतिविधि आधारित एक्टिविटी होगी और खेल तो शामिल होएगा, बिना खेल के तो आप किसी अवधारणा को जल्दी सिखा ही नहीं सकते। कैचअप शिक्षण में ये चीज इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्वतंत्र लेखन, कहानी चित्र आधारित गतिविधियां, क्विज, रोल प्ले तो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। गणितीय खेल और सीढ़ी का खेल, सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, उसमें संख्या सीढ़ी बन गई। भाषा में शब्द बनाओ, इस तरह के कई खेल हैं, कई प्रतियोगिताएं कराई जा सकती है। और ये विद्यार्थी को कभी, 10वां पॉइंट, विद्यार्थी को कभी कमजोर ना महसूस होने दें, उसमें असफलता का एहसास ना हो कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने ग्रुप ए और बी तो बना दिया, ठीक है, आपने क्या कर दिया कि ग्रुप ए और बी तो क्रिएट कर दिया। अब ये ध्यान ना आए कि बी के बच्चे में हीन भावना आए कि हम क्या है, ए से क्या लेस है, ए से हम क्या कम है। ठीक, तो ये चीज नहीं आनी चाहिए। ये ना आए कि ए इज ग्रेटर देन अ बी, ये नहीं आना चाहिए। क्योंकि सब हम आप सबसे बड़ा रोल इसमें एक अध्यापक का है, जो ये इनके मन में यानी कि बी ग्रुप के मन में यह भावना विकसित ना होने दे कि हम ए से कमजोर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, वही यह लिखा हुआ है, विद्यार्थी को कमजोर महसूस ना होने दें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। संकुल बैठक का प्रभावी उपयोग हम बताएं, चर्चा करें संकुल बैठकों में। अब बेसलाइन और एंडलाइन आकलन का प्रभावी उपयोग करें। देखिए जरा, बेसलाइन और एंडलाइन आकलन की बात हो रही है। बेसलाइन आकलन जो होता है वो कौन सी क्लास की बात हो रही है, क्लास 3 से 8 तक, और शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में ही होता है बेसलाइन आकलन। तभी तो हमें पता चल जाता है कि ग्रुप ए और बी कौन सा बनना है और किन बच्चों को कैचअप शिक्षण की आवश्यकता है। और एंडलाइन आकलन से पहले एक मेरा ये इन्होंने लिखा हुआ है ना, एक मेरी जो राय है, आप एक मिड लाइन आकलन और कर लें। बेसलाइन एंडलाइन के बीच में मिड लाइन है ना, ये आपके लिए वैसे तो बेसलाइन है, लेकिन हम प्रोग्रेस हमें पता करती रहेगी तो मिड लाइन असेसमेंट हम कर लेंगे बेसलाइन और एंडलाइन के बीच में। हमें मालूम पड़ जाएगा कि जो हमारा ग्राफ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बेसलाइन से एंडलाइन तक जाने में हम चल रहे हैं कि नहीं, या कोई रुकावट आ रही है। और हम करेंगे कैसे, क्या देखिएगा, करने के लिए तरीके क्या क्या हैं। पहला, कार्य पुस्तिका को तो हम चेक कर ही रहे हैं, वर्कबुक। दूसरा, तालिका मिली हुई है हमें और निपुण प्लस ऐप, इनकी सहायता से हम क्या करें, ध्यान करिएगा ये क्या लिखा हुआ है, बेसलाइन और एंडलाइन आकलन के मध्य में आप किस किसका यूज करना है, वर्कबुक, तालिका, निपुण प्लस ऐप। इसकी सहायता से कि नियमित समीक्षा करें और चेक। अब प्रगति का अभिलेखीकरण, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो बिना इसका पता ही नहीं चलेगा हमें। प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति का नियमित रिकॉर्ड रखा जाए और समय समय पर समीक्षा की जाए। शिक्षक ये समझ पाएंगे कि कौन सी रणनीतियां अधिक प्रभावी हैं, किन विद्यार्थी को अभी अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए शिक्षक साप्ताहिक प्रगति चार्ट में अंकित कर सकते हैं कि विद्यार्थी शब्द पाठन से वाक्य पाठन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ठीक है, या अमुक अमुक विषयगत अवधारणाओं की स्पष्ट समझ रखता है, या कुछ कार्य अभी किया जाना शेष है। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है, प्रगति का अभिलेखीकरण। अब बाकी पॉइंट जो आ रहा है ये
सहयोगात्मक पर्यवेक्षण अनुश्रवण के लिए आ गया, पीटीएम बैठक का उपयोग, और ये सब चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है लिखी हुई इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पीटीएम बैठक में अवश्य जिक्र करें विद्यार्थियों की प्रगति, विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभागिता, अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता वाले क्षेत्र पर उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे रचनात्मक चर्चा की जाए, उनसे अभिभावकों से चर्चा की जाए। बच्चे द्वारा घर पर नियमित अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करें, विद्यालय के बारे में बातें करने, गृह कार्य पूर्ण करने, नियमित विद्यालय भेजने हेतु पेरेंट्स को प्रेरित करें। ये भी इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ये इसके बिना तो कुछ अधूरा ही रहता है। बिना अभिभावक की सहभागिता के कोई कार्य सफल हो नहीं पाता है। ठीक है, तो आपने ये समझा कि कैचअप शिक्षण में कैसे कैसे क्या होना है, आगे चर्चा करते हैं थोड़ी देर में। पीडीएफ देखते हैं, कैचअप शिक्षण, ये जो मैंने क्रिएट करी है कैचअप शिक्षण। कोई बच्चा पीछे नहीं, हम सब साथ सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है इसका। कैचअप शिक्षण का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे के सीखने के स्तर को समझकर उसकी गति को आगे बढ़ाना है, ताकि वह कक्षा के स्तर के अनुसार आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त कर सके। ठीक, ये है, देखिएगा। अब यहाँ हम पढ़ते हैं एक चीज, देखिएगा सारी। सबसे पहली बात, कैचअप शिक्षण क्या है? यह लक्षित शिक्षण प्रक्रिया है जो बच्चों की सीखने की कमियों की पहचान करती है, उन्हें आवश्यक सहयोग और अभ्यास प्रदान करती है। और कैचअप शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को मुख्य धारा की कक्षा के स्तर तक पहुंचाना है। अब हमें कैचअप शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? कैचअप शिक्षण की आवश्यकता सीखने के स्तर में जो अंतर आ रहा है, यानी कि लर्निंग गैप, उसको कम करना, कमजोर बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल को मजबूत करना, और बच्चों में आत्मविश्वास और रुचि बढ़ाना, किसी भी बच्चे को पीछे छूटने से रोकना। अब चलते अपन लोग कैचअप शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं पर। नंबर 1, बच्चों के सीखने के स्तर का आकलन। सबसे पहले हम ये करते हैं, फिर सीखने स्तर का आकलन करते हैं बेसलाइन असेसमेंट से। फिर हम छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करते हैं। बच्चों को देख लिया हमने, फिर लक्ष्य निर्धारित करेंगे हमें क्या करना है। तीसरा पॉइंट, सरल, रोचक और गतिविधि आधारित शिक्षण को शामिल करना है हमें, और इसके साथ साथ सतत अभ्यास और पुनरावृत्ति करनी है, और निरंतर प्रगति का मूल्यांकन और प्रतिक्रिया। ठीक, अब चलते हैं हम लोग, कैचअप शिक्षण के लाभ क्या है भाई? सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास होना है, सीखने के परिणामों में सुधार आना है, कक्षा में सहभागिता और उपस्थिति में वृद्धि होगी। ठीक, और बच्चों में आत्मविश्वास, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा, और भविष्य की शिक्षा के लिए मजबूत आधार हमें प्रदान होगा। अब कैचअप शिक्षण कैसे करें, जरा ये देखते हैं हम लोग, एक एक चीज ध्यान से पढ़ते हैं। नंबर 1 देखिएगा, साफ लिख रहा है, आकलन करें। सबसे पहले बच्चों के सीखने के स्तर की पहचान करें। नंबर 2, लक्ष्य तय करें, छोटे छोटे स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बनाएं। फिर उनको हम पढ़ाएं, शिक्षण करें, सरल रोचक गतिविधि आधारित शिक्षण कराएं, अभ्यास कराएं और मूल्यांकन करें। जो पीछे लिखा था साप्ताहिक मूल्यांकन, वो यही है। ठीक, नंबर 1 आकलन, नंबर 2 लक्ष्य तय करना, नंबर 3 शिक्षण करना, नंबर 4 अभ्यास करना, नंबर 5 मूल्यांकन करना। अब हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? देखिएगा, हमारा दृष्टिकोण, हर बच्चा सीख सकता है, बस उसे ये सही समय, सही सहयोग और सही अवसर की जरूरत है। और याद रखें, क्या याद रखें? साथ मिलकर प्रयास करेंगे, हर बच्चे को आगे बढ़ाएंगे, सीखने की कोई कमी नहीं रहने देंगे, कैचअप से हर सपना सच करेंगे। ठीक, और ये रहा नाम। चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहला काम, पहला इंपॉर्टेंट चीज, भाग 5 बताए थे मैंने, वही देखेगा। भाग 1, विद्यार्थी के अधिगम स्तर और समूह निर्धारण। माह के प्रारंभ में केवल एक बार कर दें, हम बेसलाइन असेसमेंट कर दें। ठीक, एक रजिस्टर बना लीजिएगा, और रजिस्टर देखिएगा ये है, ये इस टाइप से।
इसमें ये चीजें हों। उस रजिस्टर में ध्यान रखिएगा, रजिस्टर बनाना है ये, उसमें क्रम संख्या पहले कॉलम में, विद्यार्थी का नाम, बेस लाइन, साप्ताहिक आकलन, प्राप्तांक या स्तर, जो भी आपने जैसे करा है, या तो स्तर में या जो भी नंबर से करा है, जैसे भी आपने करा है वो आपको इससे पता चल जाएगा। पहले करना बेसलाइन आकलन, फिर साप्ताहिक आकलन, जो शिक्षण के बीच में होगा। अब निर्धारित समूह ए या बी, समूह बी कैचअप शिक्षण के लिए है, यह तो पता ही है। और लक्षित दक्षताओं का विवरण, जहां कठिनाई आ रही है, बच्चा अगर आप भाषा कर रहे हैं तो भाषा में बच्चा पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, अनुच्छेद पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, वो आप यहाँ नोट करेंगे यहाँ पर। तो एक कॉपी आप निश्चित बना लीजिएगा समूह निर्धारण की। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखिएगा, ये बना है ना कॉलम, नंबर 1 एक बच्चे का नाम लिखा, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से। अब देखिएगा कुछ और लिखा हुआ भी है। निर्देश, क्या लिख निर्देश है, वहां के प्रारंभ में सभी विद्यार्थियों का सरल आकलन भाषा गणित करें और उनके प्राप्तांक या स्तर के आधार पर समूह का निर्धारण करें और संबंधित कठिनाइयों को दर्ज करें। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अब ये जो चीज आ रही है, ये भाग 2 है, एकीकृत शिक्षण प्रगति कार्य योजना ट्रेकर। यानी कि हम बच्चों के बारे में पता चल जाएगा हमको, और हमें क्या क्या कार्य योजना बनानी है वो डेली का डेली हम ये काम नोट करेंगे। ये जो पॉइंट है ना कि शैक्षिक रणनीति का विवरण, ये है, ये आपके लिए है कि ये देख लीजिएगा, लेकिन जो आप रजिस्टर बनाए वो इसे अलग लिख लीजिएगा, क्योंकि ये तो जैसे कोई देखने आया, सब सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करने आया, वो ही देखेगा कि आप जो गतिविधि करा रहे हो पूर्व ज्ञान से जुड़ाव है कि नहीं है, तो यस या नो, सरल से जटिल रणनीति है कि नहीं है, वो चीज हो गया, जीआरआर वाला हो गया, और समूह अधिगम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए काम में आएगा, या जो भी आपके विद्यालय भ्रमण के लिए आएगा तो कैचअप शिक्षण को इन पॉइंटों पे वो चेक कर लेगा। चलिए अब आगे हम चलते हैं, जो आपको बनानी है। ऊपर की लाइन तो लिखनी है ही, दिनांक, दिवस, सत्र, समय। ठीक, ये जो हरे रंग से है वो ये देखने का है कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण या उसके लिए। देखिएगा ये आया, दैनिक क्रियान्वयन तालिका डेली का काम, ये है, देखिएगा ये चीज, ये बनाना है आपको। एक तो पहला पेज भाग 1 जो आपने बनाया था बच्चे का, और सेकंड ये रहा। समय 20 से 30 मिनट, ये समय दिया हुआ है। इसमें नंबर है कि आप तय कर लीजिएगा कि आज हम भाषा गणित की बात हो रही है, क्या क्या काम हम करेंगे, वो आप ये नोट कर लीजिएगा कितने मिनट में क्या काम करना है। मतलब देखिए लिख रहा है ना, शैक्षिक गतिविधि में विषय वस्तु आज क्या पढ़ाया क्या कराया, तो जो आप यहाँ लिखोगे ना उसका टाइम ये रहा। जो भी आप गतिविधि यहाँ कराओगे वो आप यहाँ लिख दीजिएगा, कितने समय की गतिविधि कराएंगे, समय साथ में, और इस गतिविधि का फायदा क्या होगा, यानी लर्निंग आउटकम, यानी कि जो आप एक्टिविटी कर रहे हो उससे बच्चा क्या सीखेगा, वो इस कॉलम में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा नहीं आ जाएगा ये। और आप कौन सी सामग्री प्रयोग कर रहे हो उनका नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक, और कौन सी रणनीति, जो हमने आप रणनीति का जिक्र करा था ना, जैसे जीआरआर ये सब पीछे जो करा था, उनमें से कौन सी रणनीति का कर रहे हो आप प्रयोग, वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। मैं करूं, हम करो, तुम करो, या जो भी आप कर रहे हो, गतिविधि आधारित शिक्षण कर रहे हो, खेल आधारित, वो सब यहाँ लिख दीजिएगा। और एक पॉइंट ये आ रहा है, छात्र की सहभागिता, कम, मध्यम, उच्च। तो आपको पता ही चल जाएगा, जब बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा होगा तो समझ लीजिएगा सहभागिता कम है, थोड़ा ले रहा होगा ज्यादा नहीं तो बीच का आ गया, बहुत इंटरेस्ट से भाग ले रहा है तो यहाँ इंडिकेट कर दीजिएगा कि बच्चा इस तरह से ले रहा है, एक कॉमन आप देख के देख लीजिएगा। और ये एक टिप्पणी है, एक सुधार की कोई आवश्यकता है वहां पे नोट कर सकते हैं। तो आप यह चीज आप बना लीजिएगा, दैनिक क्रियान्वयन तालिका। ठीक है, कौन सा बनाया है? भाग 1 जो मैंने पीछे बताया था, जैसे बच्चों का आप समूह बना रहे हो। सेकंड चीज आप ये बना रहे हो, बनाएंगे दैनिक क्रियान्वयन तालिका। अब आइए इधर, तो नीचे यहाँ लिख रहा है आज की समग्र, ये डेली का डेली लिखना है आपको। ये आज की प्रगति कम है, अच्छी है, संतोषजनक है, सुधार की आवश्यकता है, यहाँ साइन वाइन कर दीजिएगा, बन गया ये। अब आइए इधर, अब ये समूह के हिसाब से बनना है, ये तो आपने समूह बना रखा है ना ये। फिर से थोड़ा सा इधर करते हैं, ये अब दिख रहा होगा ना। अब तीसरा पेज ये रहा इसका।
ठीक है, ये रहा विस्तृत शिक्षण प्रगति ट्रेकर, यानी कि जो आपने समूह ए और बी का बना रखा था, ये आ रहा है लक्षित समूह या समूह बी की बात हो रही है। आज की दक्षताओं का स्वरूप वो यहाँ लिख दीजिएगा, कौन कौन सी दक्षताएं आपने सिखाई हैं, कौन सा टीएलएम का यूज किया आपने वो यहाँ लिख दीजिएगा, ये डेली का काम है ये भी, और कौन सी गतिविधि हो रही है, और त्रुटि का क्या कारण है लिखा ना, त्रुटि विश्लेषण, ये त्रुटि विश्लेषण के लिए पॉइंट 3 है, और कौन सा फीडबैक है, तो त्रुटि का कारण और ये लिख लीजिएगा। और आज का अधिगम क्या लिखा हुआ है, विद्यार्थी कमजोर महसूस ना करे, ये चीज है। और समूह एक के लिए, समूह एक में वही नियमित शिक्षण कर रहे हैं वो आप ही लिख दीजिएगा, गलती तो वो भी कर रहे होंगे तो गलतियां उनकी नोट कर लीजिएगा, सारे पॉइंट्स हैं तो यह बना लीजिएगा ये चीज। हाँ, ये विस्तृत शिक्षण प्रगति ट्रेकर, ठीक, समूह बी के लिए समूह ए के लिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अब। प्रिंटरी सामग्री ये रही, बताइए आपको खेल गतिविधियां मालूम है कौन कौन सा है, त्रुटि विश्लेषण क्या है ये देखिएगा, और सुधारात्मक फीडबैक, अधिक अभ्यास, दोबारा समझना। चलिए समझते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रिंटरी की सामग्री हो गई फ्लैश कार्ड, वर्ड कार्ड, संख्यात्मक कार्ड, चित्र कार्ड, भाषा चार्ट, ये सारे बीजगणितीय कार्ड। खेल गतिविधि कौन सी हो गई, शब्द खोज, संख्या सीडी, रोल प्ले, मिलान खेल, पहेली, समूह चर्चा, आदि आदि। त्रुटि विश्लेषण, व्याकरण, गणना, समझ, तेजी या अन्य। और सुधारात्मक फीडबैक कैसा होगा, अधिक अभ्यास, दोबारा समझना, जोड़ी अभ्यास, उदाहरण देना। क्योंकि ये आप पीछे कॉलम आया था ना सुधारात्मक फीडबैक, उसमें आपको ये इस तरीके से देना है, ठीक है। त्रुटि विश्लेषण में आपको ये लिखना है, व्याकरण, गणना या किस कहां से हो समस्या है बच्चे को, ठीक है। चलिए ये तो बन गया। अब आप चाहे तो इसे प्रिंट करा लीजिएगा, नहीं तो आप कर सकते हो इसे, बेस लाइन आकलन प्रपत्र आ गया, ये रजिस्टर भी बना सकते हो आप, नहीं तो निपुण तालिका का यूज कर लीजिएगा, है ना, निपुण तालिका का यूज कर लें तो भी चलेगा, या फिर ये बना ले तो ज्यादा अच्छा है। बच्चे का नाम, पिता का नाम, क्लास, एज, और इसका जो जेंडर है, छात्र जो संख्या जो भी है, भाषा और गणित की बात हो रही है, क्लास 3 में है तो प्रारंभिक अक्षर, शब्द, अनुच्छेद, कहानी, बच्चा यहाँ तक आ रहा है। गणित में प्रारंभिक, फिर 1 से 9, 10 से 99 की गिनती, घटाना और भाग सिंपल वाला, वो आपको यहाँ नोट कर देना है इस बेसलाइन आकलन प्रपत्र कक्षा 3 में। अब चलते हैं हम लोग क्लास 4 के लिए। क्लास 4 के लिए देखिएगा आप ये चीज भाषा गणित में, सही है। इसी तरह से आप क्लास 5 के लिए, और क्लास 6, 7, 8 के लिए, ये देखिए ये एक सिंपल सा बनाया गया है ऐसा, ये 6, 7 और 8 के लिए। तो इसके लिए आप पता है किसका यूज करिएगा, इसके लिए आप इस्तेमाल करिएगा निपुण तालिका का। निपुण तालिका में जो दिया है ये निपुण तालिका, या एक आता है निपुण सूची, निपुण सूची से भी आप पता कर सकते हैं लर्निंग आउटकम कौन कौन से हैं हर क्लास के हिसाब से, और निपुण तालिका में भी लिखे रहते हैं तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसलाइन आकलन की बात हो रही है, बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट करना है, ठीक। आगे यही कार्य करना है आपको, और रजिस्टर जो कहा है वो आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा वो।